नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। जो यूपी टीजीटीपी और टेट सीटेट या एमपीटीटी वर्ग 1 के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम सोपान वर्ण विचार का अध्ययन हम लोग करेंगे दोस्तों आज। और वर्ण विचार में हम लोग व्यंजन का सामान्य परिचय देखेंगे, तो जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमेशा ये पूछा ही जाता है जो वर्ण विचार है, संस्कृत में वर्ण विचार और स्वर व्यंजन के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी। क्योंकि बिना ज़मीन छोड़े पंछी भी उड़ नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, हम जिस स्थिति में, जिस हालात में इस समय हैं, उसे छोड़ने के लिए, उसे दूर हटाने के लिए हमें अपने इस स्थिति परिस्थिति से हटना ही होगा। क्योंकि हम अपने आदत को या अपने दृढ़ संकल्प को नहीं बदलेंगे तो हम अपने मुकाम को नहीं पा सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से लेके हाजिर हुए हैं। आजकल हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत प्रवेशिका हमारे टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वैसे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो है वो टीजीटी के कोर्स में दिया गया है दोस्तों। तो उसी का अध्ययन आज कल हम लोग कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग व्यंजन लेके हाजिर हुए हैं और वर्ण विचार पढ़ रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का। तो वर्ण विचार में दोस्तों हम लोग जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग स्वर का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग व्यंजन का अध्ययन करेंगे। वैसे तो प्राक कथन के अध्ययन के माध्यम से हम लोग स्वर व्यंजन को पढ़ चुके हैं, लेकिन ये स्वर व्यंजन जो है तो इसका बेसिक हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं, ताकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो वर्ण विचार से क्वेश्चन बनते ही हैं दोस्तों। तो हमें बेसिक आना सबसे ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो यह है हमारा व्यंजन। क्या है व्यंजन? व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। क्या है दोस्तों? व्यंजन का दूसरा नाम हल है। व्यंजन को हल भी कहते हैं। तो इसकी व्यंजन किसे कहते हैं? अनवग भवति व्यंजनम। क्या है? अनवग भवति व्यंजनम। व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? अनवग भवति व्यंजनम। व्यंजन कहते हैं व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके। क्या दोस्तों? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जाता। स्वर की सहायता के बिना जिनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन होता है अर्धमात्रिक होता है दोस्तों। स्वर पढ़ते समय हम लोगों ने कारिका के माध्यम से पढ़ा था। तो क्या होता है कि व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। जैसे कि स्वर की इसमें आवश्यकता क्या होती है दोस्तों? जैसे क है, क हलंत है, क में अ विद्यमान होता है, क में अ जुड़ता है तो पूर्ण रूप से क बन जाता है। वैसे क लेकिन ऐसे क पढ़ने पर अ हो रहा है दोस्तों। इसी तरह ख अ जुड़ के ख, ग अ जुड़ के ग आदि रूप से बनाया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो व्यंजन होता है वह अर्धमात्रिक होता है। व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं उच्चरित किया जा सकता है। व्यंजन को उच्चरित करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क में अ जोड़ के क बना है, ख में अ जोड़ के ख बना है, ग में अ जोड़ के ग बना है। हलंत होता है, शुद्ध व्यंजन है दोस्तों। जो हलंत रहता है वो शुद्ध व्यंजन होता है। उसमें जब जुड़ता है तो वो स्वर जुड़ता है तो क्या होता है कि वो पूर्ण व्यंजन बन जाता है। तो ये जैसे कि क में अब अवय नहीं जुड़ेगा, क में कोई भी स्वर जोड़ सकते हैं। जैसे क में ई जोड़े तो क्या हो जाएगा? की। ख में ई जोड़े तो खी, ग में ई जोड़े तो गी। इसी तरह क में बड़ी ई जोड़े तो क्या हो जाएगा? की। और उ जोड़े तो क्या हो जाएगा? कु।
क्या हो जाएगा दोस्तों, कु हो जाएगा। इसी तरह जो होता है कि व्यंजन में स्वर की कोई भी मात्रा जोड़ने पर उसका उच्चारण होता है। अ जोड़ने पर क हो जाएगा दोस्तों, आ जोड़ने पर का हो जाएगा, और ई जोड़ने पर की हो जाएगा, ऊ जोड़ने पर ऊ हो जाएगा। तो इसे जो स्वर इसके साथ जुड़ेगा वह उसी के रूप में विद्यमान हो जाएगा। जैसे कि व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे वह हलंत के साथ होते हैं दोस्तों, हलंत के साथ लिखा जाता है। जैसे ये क है, ये हलंत के साथ है तो शुद्ध व्यंजन इसे कहा जाता है, ये शुद्ध व्यंजन है। उस पर जैसे क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत, ये आदि इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। अर्धमात्रिक वर्ण कौन होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, क्या है दोस्तों, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा जाता है। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। क्या है दोस्तों, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। व्यंजनों को हल भी कहते हैं, इसीलिए व्यंजन को हल कहते हैं क्योंकि वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। जैसे स्वर हमारा अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है तो उसे हम अच कहते हैं, और इसी तरह जो हमारा हल होता है, व्यंजन होता है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे व्यंजन जो है हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं दोस्तों, 33 बताए गए हैं, कहीं कहीं पे 34 भी होता है। कुल व्यंजन वर्ण 33 माने गए हैं, जो माहेश्वर सूत्र के हैवरट से लेके, माहेश्वर सूत्र के हैवरट से लेके दोस्तों, और जो है हल तक के 10 सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है। माहेश्वर के प्रारंभ के 4 सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है, और उसके बाद 5वें सूत्र से लेके 10वें सूत्र मतलब 14वें सूत्र तक, यानी 10 सूत्रों में जो है हमारे हल यानी व्यंजनों की गणना की गई है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन मुख्य प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। स्वर भी माहेश्वर सूत्र के अनुसार से 3 प्रकार के होते हैं। माहेश्वर सूत्र के अनुसार से व्यंजन भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन दोस्तों, पहला स्पर्श व्यंजन, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन होता है, और चौथा जो है वो हमारा संयुक्त व्यंजन है, जो माहेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं किया गया। क्या है दोस्तों, परिगणित नहीं किया गया है। क्या, जो संयुक्त व्यंजन है वो माहेश्वर सूत्र में नहीं बताया गया है, नहीं गिनाया गया है। 3 प्रकार के व्यंजनों को बताया गया है। आइए दोस्तों कारिका के माध्यम से देखते हैं, ये चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया, क से लेके म तक के, क से लेके म तक, यानी क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। इसका सूत्र होता है कादयो मावसानाः स्पर्शाः। कादयो मावसानाः स्पर्शाः किसे कहते हैं, क से लेके म तक के संपूर्ण जो व्यंजन होते हैं उन्हें कहते हैं, और इसकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है दोस्तों। उसके बाद हमारा दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अंतस्थ व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है यड़ो अंतस्थाः। यड़ो अंतस्थाः अंतस्थ व्यंजन का जो है सूत्र। उसके बाद ये है य व र ल। य व र ल जो 4 वर्ण हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ऊष्म व्यंजन होते हैं। स ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सल ऊष्मड़ा है, इनका सूत्र होता है सल ऊष्मड़ा, इन्हें कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, इन्हें भी 4 बताया गया है। कौन कौन, श यानी जो ये तालव्य स है दोस्तों, ये मूर्धन स और दंत स और ह है, तो शल ऊष्मड़ा इन्हें कहते हैं। उसके बाद हमारा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे क हलंत, स हलंत और अ जोड़ के छ बना है, त हलंत, र हलंत और अ जोड़ के त्र बना है, ज हलंत, ज्ञ हलंत और अ जोड़ के ज्ञ बना है। क्या, क छ ये छ त्र ज्ञ हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते। तीन कौन है, छ त्र और ज्ञ, छ त्र ज्ञ, ये 3 जो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये इसका जो उपयोग माहेश्वर सूत्र में नहीं किया गया है दोस्तों। किसका, ये संयुक्त व्यंजन का, जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन को माहेश्वर सूत्र में नहीं गिनाया गया है।
और बाकी ये 3 तो माहेश्वर सूत्र में बताए गए हैं। कौन? स्पर्श व्यंजन भी बताया गया है और अंतस्थ है, और उसमें व्यंजन की गणना जो है माहेश्वर सूत्र में की गई है। तो आइए आगे देखते हैं और कौन सा है। तो यहाँ उसका विस्तृत रूप दिया गया है दोस्तों कि जैसे पहला हमारा क्या है, पहला स्पर्श व्यंजन है, यहाँ थोड़ा सा कट गया है। पहला स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है जो क्या कहते, जो क से लेके म तक के 25 वर्ण होते हैं उसमें, उसे अंतस्थ व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा अंतस्थ व्यंजन है। क्या है दूसरा? अंतस्थ व्यंजन है यणो अंतस्था। अभी हम लोगों ने कारिका उसके चार्ट के माध्यम से पढ़ा। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य र ल व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य व र ल को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या होता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? सल ऊष्मणाः, सल ऊष्माणः, सल ऊष्माणः, सॉरी दोस्तों, सल ऊष्माणः सल प्रत्याहार को कहते हैं। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो व्यंजन होते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले व्यंजन स है, यानी तालव्य और मूर्धन्य और दंती स और ह, ये 4 जो होते हैं ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा मिश्रित व्यंजन है दोस्तों। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। क्या? मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जैसे क स मिला के 6 बना है, और क हलंत स जो मूर्धन स होता है इसे 6 ऐसे भी बनता है दोस्तों। त और हलंत र हलंत अ मिला के त्र बना है। ज हलंत य हलंत और य मिला के क्या बना है? अ मिला के ज्ञ बना है। 6 त्र ज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके अलावा अयोगवाह व्यंजन भी होते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों उसके बाद देखते हैं अयोगवाह व्यंजन क्या होता है। अयोगवाह व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण मात्रिका वर्णमाला, यानी वर्ण मात्रिका वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त जो छूट जाता है वो 4 प्रकार के अयोगवाह व्यंजन होते हैं। अयोगवाह 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। तो अनुस्वार एक होता है, दूसरा विसर्ग होता है, तीसरा जीवा मूली होती है, चौथा क्या होता है? उपधमानी होता है। क्या होता है? अयोगवाह की संख्या पूछे तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवाह की संख्या 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन सी? ये अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वा मूली, उपधमानी। तो आइए देखते हैं अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वा मूली, उपधमानी किसे कहते हैं दोस्तों। इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है? अयोगवाह है जो वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में नहीं पढ़ा गया है। अनुस्वार किसे कहते हैं दोस्तों? अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग अह। तो ये जो बिंदी है इस तरह से, और जो किसी भी वर्ण के बगल में जो 2 बिंदियां होती हैं उसे विसर्ग कहते हैं, और ये क्या है? ये अनुस्वार है। इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार अंग अह इत्यचः परा अनुस्वार विसर्गौ, अंग अह इत्यचः परा अनुस्वार विसर्गौ। अंग और अह ये अच के बाद अपने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। क्या कहते हैं? आने पर, यानी अच के बाद जो हमारे मूल स्वर हैं अ ई उ री ली ए ऐ ओ औ, ये जो 9 स्वर हैं उसके बाद अंग अह जो आता है उसी को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग उसी को कहते हैं दोस्तों। उसके बाद ये है कि बालकम रामम श्यामम, बालकम रामम श्यामम। बालकम के ऊपर जो बिंदी है और बालक के ऊपर जो क के ऊपर बिंदी है, रामम के म के ऊपर जो बिंदी है और श्यामम के म के ऊपर जो बिंदी है, उसी को उसके मकार के बाद आकार के ऊपर जो बिंदु है उसका नाम अनुस्वार कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों कि ये जो मकार है, मकार के आकार को क्यों कहा गया। तो क में क्या है दोस्तों? क में अ है कि नहीं? क में
का हलंत कर देंगे अ अलग हो जाएगा। इसी तरह म को भी म को हलंत कर देंगे तो म को हलंत कर देंगे अ अलग हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि मकार के बाद आकार के ऊपर जो बिंदु है, मकार के बाद आकार के ऊपर जो बिंदु है उसी का नाम क्या है? अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है दोस्तों। इसका सूत्र होता है नासिका अनुस्वार से। नासिका अनुस्वार से सूत्र होता है किसका? अनुस्वार का। उसके बाद आइए देखिए विसर्ग किसे कहते हैं। तो ये जो रामः श्यामः ग्रामः है, तो आदि में मकारोत्तर आकार के बाद जो दो बिंदु है उसी को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। देखिए राम के म है तो म को जब निकाल देंगे अ बचेगा तो उसके बगल में जो बिंदी है, इसीलिए अकारी से कहा। तो रामा के जो म के बगल बिंदी है, श्यामा के म के बगल जो बिंदी है और ग्रामा के म के बगल जो बिंदी है उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग कहा जाता है। उसी को क्या कहता है दोस्तों? विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है दोस्तों। इसका सूत्र होता है अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अकूह विसर्जनीय नाम कंठ में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं दोस्तों? तो अ आ जाता है, कु का अर्थ होता है क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग पांचों आ जाते हैं, और ह आ जाता है, और क्या होता है? विसर्ग आ जाता है। इतने वर्ण आ जाते हैं कंठ के अंतर्गत अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। अगर जो है अ या आ का, अ या आ को पूछे और ह को पूछे क्या हो दोस्तों? तो ह को पूछे और विसर्ग को पूछे और क वर्ग को पूछो तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। जीवा मूली किसे कहते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं कि जीवा मूली किसे कहते हैं। ये है हमारी जीवा मूली। जीवा मूली किसे कहते हैं? तो क के पहले आधा विसर्ग और ख के पहले आधा विसर्ग, इति कखाभ्याम प्रागर्धि विसर्ग सादृशो जिह्वा मूल्य। कहा गया है कि क के पहले आधा विसर्ग, ख के पहले आधा विसर्ग, कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सादृशो जिह्वा मूल्य, यानी क के पहले आधा विसर्ग, क के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिह्वा मूली कहते हैं। उसी को जीवा मूली कहा जाता है दोस्तों। और उपधमानी किसे कहते हैं? उपधमानी किसे कहते हैं? तो जैसे जीवा मूली उसी तरह उपधमानी भी प के पहले आधा विसर्ग और फ के पहले आधा विसर्ग, पफाभ्याम प्रागर्धि विसर्गा सादिश। क्या है? पफाभ्याम पफाभ्याम एक मिनट, पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय। पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानी, यानी प के पहले आधा विसर्ग, क्या है? प के पहले आधा विसर्ग और फ के पहले भी आधा विसर्ग के रूप में जो के समान जो लिखा जाता है उसे उपधमानी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधमानी वर्ण कहते हैं। जैसे वृक्ष पतति में प के पहले आधा विसर्ग है और वृक्ष फलत में फ के पहले आधा विसर्ग है। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। किसका दोस्तों? ये उपधमानीय नाम, उपधमानीय नाम ओष्ठ। उपधमानीय नाम का ओष्ठव का अर्थ क्या होता है कि जैसे ये हो गया ऊ हो गया और बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, और ये जो उपधमानी यानी आधा विसर्ग प फ, आधा विसर्ग प, आधा विसर्ग फ, और क्या होता है? प फ के जो वर्ण होते हैं, प वर्ग के जितने वर्ण आते हैं, प वर्ग के जितने वर्ण आते हैं तो ये क्या कहला जाते हैं? ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ बताया गया है दोस्तों। उसके बाद यह है कि कुप्यव आधा विसर्ग का अपव सूत्र के विसर्ग की विपल से उपधमानीय बन जाता है, कोई खास नहीं है। उसके बाद कार क्या होता है? कार और इफ प्रत्यय, तो ये है वर्णात्कार। संस्कृत व्याकरण में व्याकरणों के कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए, बोलने के लिए बताए हैं दोस्तों। जैसे अ शब्द और कार लग गया तो क्या हो गया? अकार। इसी तरह क शब्द कार लग गया ककार बन गया, ख शब्द कार लग गया खकार हो गया, ग शब्द गकार हो गया। तो ये जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मकार और अकार, गकार, रकार, तकार, मकार ये सब पढ़ा जाता है, तो उसी को बताया गया कि कार क्या होता है। तो कार एक शब्द है जिसमें कोई भी शब्द क लगा के ककार हो जाएगा, अ लगा के अकार हो जाएगा, म लगा के मकार हो जाएगा, त लगा के तकार आदि हम बना सकते हैं, तो इसे कार कहते हैं। ईफ क्या है दोस्तों? तो र में ईफ प्रत्यय जोड़ के
जोड़ के लगाकर जोड़कर लगाकर या जोड़कर रेफ कहना चाहिए, इन्हें रेफ बनता है। उसके बाद है कि अनुवर्ती। ये क्या है दोस्तों कि अनुवर्ती या पदों के अंतक्रम। इसको देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम अनुवर्ती अनुपूर्ववर्ती होता है। क्या दोस्तों? अनुपूर्ववर्ती होता है। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण है। कौन कौन? ब, आ, ल, फिर अ, ल हलंत, ब हलंत आ, फिर ल हलंत अ, क हलंत अ। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए दोस्तों। उसके बाद राम शब्द में 4 वर्ण है। कौन? र हलंत आ और म हलंत अ, बन गया राम। क्या हो गया है? राम। जैसे हम राम लिख रहे हैं तो र हलंत आ हो गया और फिर म क्या हो गया? म। उसके बाद फिर ये देखिए हलंत है। तो ये जो हलंत है ये शुद्ध व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन है। इसमें जो र में आ जुड़ेगा तो रा बन जाएगा, म में अ जुड़ेगा तो म बन जाएगा। क्या बन गया? राम बन गया। उसी तरह बालक है। जैसे बालक में तो ब चल नहीं रही है, ब हलंत, उसके बाद आ हलंत आ है, उसके बाद ल हलंत है दोस्तों, अ है, उसके बाद फिर क हलंत है। क्या है? क हलंत अ है। अब इसको जोड़ेंगे, ब में आ जुड़ा तो क्या हो गया? बा हो गया। ल में अ जुड़ा तो ल हो गया। क में अ जुड़ा तो क हो गया। संक्षिप्त रूप हो गया ना, बालक बन गया। तो बालक और राम के अंत में ये कह रहा है कि बालक और राम के अंत में अकार यानी जो ये है अकार, यहाँ अकार है, ये अकार है, ये अकार है। अकार के अंत में अकार शब्द है। क्या है कि उनके अकार है, अतः अंत में जो है अकार है। देखिए यहाँ राम में भी अकार है, ये अकार है, और यहाँ बालक में भी ये अकार है और राम में भी अकार है। वही कह रहा है बालक और राम के अंत में आकार है, अतः ये अकारांत शब्द हैं। अकारांत जैसे रूप हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं तो अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि शब्द आते हैं ना दोस्तों, तो उसी के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार है हरि, कवि, रवि, ऋषि, कपि आदि इकारांत शब्द कहे जाते हैं। सिर्फ भानु, गुरु, शिशु आदि उकारांत शब्द कहे जाते हैं। पितृ, भातृ, मातृ, जामातृ आदि ऋकारांत शब्द कहे जाते हैं। राजन, आत्मन आदि नकारांत, मनस, पयस और यशस आदि सकारांत शब्द। इसी तरह जो होता है सरित, जगत आदि तकारांत शब्द कहे जाते हैं। जब हम लोग रूप पढ़ेंगे तो इन सब का वर्णन आएगा दोस्तों, इन सब का वर्णन आएगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है दोस्तों। अनुपवर्ती वर्णों को पढ़ चुके हैं। ये है थोड़ा सा पाणिनि के बारे में। महर्षि पाणिनि ने कहा गया कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या करके भगवान शंकर यानी शिव को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नित्य के साथ जो डमरू बजाया, वादन किया, उसी में महर्षि पाणिनि को 14 माहेश्वर सूत्र सुनाई पड़े। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसके विषय में एक कारिका कही गई है दोस्तों, जो क्या है कि नितावसाने नटराज राजो ननाद ढकाम नम पंचवारम उधर तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम शिवसूत्र जालम। ये कह रहे हैं कि नटराज भगवान शिव हैं, नटराज भगवान शिव को कहते हैं। नटराज भगवान शिव जो हैं नित्य के अवसान में सनकादिक सिद्धों के उद्धार के लिए, सनकादिक एक जाति सिद्ध होती है जो कहा जाता है कि जो है वो अप्सराओं की जो एक प्रजाति होती है दोस्तों। तो वही कह रहे हैं सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाएं, जिसे जो है 14 शिव सूत्र का ताना बाना निहित था। तो ये जो
अयूढ़, ऋलिक आदि ये 14 सूत्र, इसीलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र को क्या कहते हैं? शिव सूत्र कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते हैं। इन्हीं सूत्रों को प्रत्याहार, इन्हीं सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार बनाया जाता है, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। और भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी इन्हें कहा जाता है। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्णमाला साम्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला होने के कारण जो है वर्ण साम्य सूत्र भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? माहेश्वर सूत्र को। आइए माहेश्वर सूत्र को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा है इसके याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही काम आता है संधि करने में और जो है प्रत्याहार बनाने में। तो पहला है हमारा अयूढ़। क्या है पहला? अयूढ़। अयूढ़, ऋलिक, अयोंग, अयोच, हैवरठ, लण, यंगड़नम, झभय, घड़दस, जब गड़दस, खप, चटत, चटतव, कपय, ससर और हल। क्या है दोस्तों? तो यही अभी बता रहा था कि 4 सूत्रों में हमारे स्वर को दर्शाया गया है और 5वें से लेके 14 सूत्रों तक व्यंजन को। तो ये क्या है? हमारे स्वर हैं। स्वर को अच भी कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? कि अ से लेके अ और ये च, अ और च मिला के अच क्यों कहा जाता है? ये इस अ को ले लिए, इस च को, तो क्या बन गया? अच बन गया। अब इसके गंध अ, ई, री, ली, ए, ओ, आई, औ इतने वर्ड आ गए, तो ये सभी स्वर यानी जो हमारे 9 मूल स्वर हैं सभी आ जाते हैं। अब एक आगे हल, इसे क्यों कहते हैं? व्यंजन को हल इसलिए कहते हैं कि इसका यहाँ के हल और यहाँ का ला, यहाँ का ह, यहाँ का ला दोनों मिला दिए तो क्या बन गया? हल बन गया। हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं। देखिए हैवरट आ गया, लड़ भी आ गया, यंगड़नम, झभय, घब, झभय, घट, धस और जब गड़दस, खप, चटत, चटताव, कपय, ससर सभी आ जाए, इसीलिए इसे कहा गया है। उसके बाद है कि माहेश्वर सूत्रों के विषय में थोड़ा सा एक जो किंवदंती है या जो कारिका है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? आइए देखते हैं। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर है, इसके बाद अंतस्थ वर्ण है, यर लव है, इसके बाद वर्णों के पंचमाक्षर हैं, फिर इसमें तदंतर तृतीय वर्ण है, उसके बाद द्वितीय वर्ण है, उसके बाद प्रथम वर्ण है, सबसे अंत में ससहर यानी उष्म वर्ण को गिनाए गए हैं। इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जोड़ा हलंत, क हलंत, ग हलंत, च हलंत आदि व्यंजन वर्ण हलंत हैं, उनका नाम इति है। उनका नाम क्या है दोस्तों? इति है। एसाम अंत्याह इतः, इसे क्या कहते हैं? एसाम अंत्याह इतः। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये है, ये देखिए, तो वही जो अभी आप लोगों को बता रहे हैं थे कि ये जो है एक के तो 4 सूत्रों में जो है हमारे क्या गिनाए गए हैं? स्वर को गिनाए गए हैं और यहाँ से यहाँ तक के हल को गिनाए गए हैं। और जो है कि ये जो हमारे हलंत वर्ण हैं कौन कौन से दोस्तों? ये जेड़ा है, यहाँ देखिए हलंत वर्ण ये येड़ा है, और यहाँ क है, यहाँ अंगा है, यहाँ च है, यहाँ ट है, यहाँ ड़ है, यहाँ म है, यहाँ य है, यहाँ श है, यहाँ श, यहाँ व, यहाँ य, यहाँ र और यहाँ ह, ल है। तो ये सभी जो हमारे हलंत वर्ण हैं इनकी गणना माहेश्वर सूत्र में नहीं होती है। इनका प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों? प्रत्याहार बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो वही यहाँ बताया गया है। उसके बाद क्या है कि इन इत, उन्हें इत भी कहते हैं दोस्तों। उन्हीं हलंत वर्णों को क्या कहते हैं? इत भी कहा जाता है। इन्हीं हलंत वर्णों को इत नाम दिया गया है, इन्हें इत भी कहते हैं। और क्या है? इन इत संज्ञों का लोप हो जाता है। क्या होता है? इन इत संज्ञकों का लोप हो जाता है। कुल 14 इत संज्ञक हैं दोस्तों। 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। लण सूत्र का आकार जो होता है इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्ण जो है 15 हो गए हैं। जो लड़ सूत्र है उसका भी ड़ जुड़ जाने पर क्या होता है कि 15 कहे जाते हैं। इसका सूत्र है लड़ मध्य तु इत्य संज्ञ का। क्या कहते हैं? लड़ मध्य इत संज्ञका से 15 हो जाता है। और बाकी माहेश्वर सूत्र में साधारण रूप से पूछा जाए तो 14
14 माहेश्वर सूत्र है, तो 14 माहेश्वर सूत्रों में 14 इत संज्ञक वर्ण है, लेकिन लड़ मध्य तु इत संज्ञक सूत्र से अनुबंध इत को अनुबंध कर देते हैं। क्या होता है दोस्तों, इत का अनुबंध कहा जाता है, अर्थात अनुबंध और इति एक समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, जो है पर्यायवाची, उन्हीं को इत भी कहते हैं, अनुबंध भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद है प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञकों का प्रयोग किया जाता है, जो अभी हम आप लोगों को बताया कि प्रत्याहार बनाने में इति संज्ञकों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञकों को नहीं गिना जाता। इस संज्ञक वर्णों को जो है प्रत्याहार में गिने नहीं जाते हैं, प्रत्याहार के वर्णों में नहीं गिने जाते हैं, बस इनका जो है प्रत्याहार बनाने के कार्य में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्रत्याहार बनाने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो आज बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों। उसके आगे हमारा जो है ये प्रत्याहार बनाने के, कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है और इन सब का अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। जैसे यहाँ तक, तो यहाँ से अभी यहाँ से हम लोग यहाँ से जो है कल के वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। आज बस यहीं तक।